मैं और अथर्व योगेश को कूट लिए आगे आए ही थे कि मेरे ताऊजी ने बड़ी यूनिक टाइप की धमकी दी। रुक जाओ तुम दोनों, बता रहा हूँ, वरना बैठ जाऊंगा तुम पे। हैं? मुझसे पहले योगेश पीछे हो गया। मैं इस धमकी को डिकोड करने में लग गया। ताऊजी, मैं प्रॉमिस करता हूँ अब झगड़ा नहीं करूंगा, लेकिन ये बैठ जाऊं का मतलब क्या है? कहाँ बैठ जाओगे आप? ताऊजी से पहले ही उनका बेटा योगेश दर्द भरी आवाज में बोला। अरे पापा बैठ जाते हैं, इन्हें ज्यादा गुस्सा आता है तो हमारे ऊपर बैठ जाते हैं। अथर्व और मैं एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अचानक हमें योगेश से सिंपैथी होने लगी, क्योंकि ताऊजी का वेट कम से कम 100 किलो तो था। ऐसा आदमी अपने ही बच्चों को बीन बैग समझकर उन पे बैठ जाए और बच्चा जिंदा बच जाए तो ये कितना बड़ा मिरेकल होता होगा। अरे ताऊजी, आप बुरा मत मानना, पर आप ऐसे बच्चों को सोफा समझ के बैठ जाते हो। बच्चों का दम नहीं घुटता। देख बेटा, तू अर्थव है ना? अरे नहीं, अथर्व। आर सेकंड लास्ट वर्ड है, सेकंड फर्स्ट नहीं। हाँ, जो भी है। देख बेटा, तू भी इस फैमिली का हिस्सा है ना? हाँ जी बिल्कुल हूँ, पार्थिव मेरा भाई है। फिर तो मेरा भी तुझ पे हक हुआ। हाँ जी ताऊजी बिल्कुल है। तो बेटा, उसी हक से मैं तुझे इतना मारूंगा ना कि तू ऐसे गंदे जोक मारना भूल जाएगा। योगेश ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। मेरी हंसी भी गले तक पहुंच गई थी, पर मैंने जैसे तैसे कंट्रोल किया। अथर्व योगेश को घूरते हुए बोला, सॉरी ताऊजी। कोई बात नहीं बेटा, चल अब तैयार हो जा, आते आते शाम हो जाएगी। गाड़ी स्टार्ट हुई तो एक नया पंगा सामने आ गया। योगेश अपने हाथ में कलश रखकर आगे वाली सीट पर बैठ गया। आगे तो मैं बैठूंगा। तू नहीं बैठ सकता, आगे वो बैठता जिसके हाथ में कलश हो। हाँ तो कलश मेरे हाथ में दे दे। नहीं दे सकता, ये मेरे हाथ में ही रहेगा। क्यों, तेरे हाथ में फेविक्विक लगी है? बेकार की बहस मत कर, जा पापा से पूछ ले। मैं और अथर्व कार से बाहर खड़े थे। योगेश आगे बैठ गया था, बाकी दोनों बच्चे पीछे बैठ गए थे। वो दोनों योगेश से 4-5 साल छोटे थे, यानी मेरी एज के थे, लेकिन उनका साइज इतना ब्रॉड था कि दोनों ने ही पूरी जगह घेर ली थी। दोनों के हाथ में मोबाइल था। एक जन रील्स पे रील्स देखे जा रहा था और दूसरा हर 30 सेकंड पे एक सेल्फी ले रहा था। योगेश भाई, इसमें हम कहाँ बैठेंगे? आ जाओ, मेरी गोद में बैठ जाओ। फिर कलश कैसे पकड़ाओगे बड़े भैया जी? तो कलश तू पकड़ लियो, इतनी बुद्धि तो लगा ले। अरे जब कलश मुझे ही पकड़ना है तो आप पीछे बैठो अपने भाइयों के साथ। मैं इनके साथ नहीं बैठता, तू मेरा सर मत खा। जा पापा से पूछ। ताऊ जी दिखाई दे तो ना पूछूं? वो तो कार स्टार्ट करके चले गए। वो गाड़ी गर्म कर रहे हैं इसलिए, ताकि रास्ते में बंद ना हो जाए। ये बात कहते हुए योगेश नजरें चुराने लगा। अथर्व ने मुझे देखा और धीरे से बोला, भाई कार कोई छिनाल है जो पहले गर्म करनी पड़ेगी? इस खानदान के हर मर्द को खटारा गाड़ियां ही पसंद आती है भाई। अचानक हमें योगेश अपने जैसा ही दिखाई देने लगा। ये बेचारा भी अपने बाप का सताया प्राणी था। मेरे मन में इसके लिए रिस्पेक्ट आने लगी। तब तक ताऊजी आ गए। वो जिस तरह से मुंह पोंछ रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि अंदर से कुछ ठूस कर आए हैं। क्या हुआ भाई, तुम दोनों अब तक बैठे क्यों नहीं? ताऊजी कैसे बैठे? आगे तो योगेश बैठा है। बड़ा है तुझसे, भैया बोल। और वो इसीलिए बैठा है क्योंकि उसके हाथ में कलश है। तो कलश कौन सा 20 किलो का डंबल है जो मैं नहीं उठा सकता? तू फिर से बहस करने लगा। अरे तेरे पापा को अग्नि दी है इसने, इसीलिए आगे बैठा है। ये लॉजिक वैलिड था। मैं चुपचाप पीछे बैठने लगा। ठीक है ताऊजी, मैं पीछे बैठ जाता हूँ, पर इन बच्चों का वहाँ क्या काम? इन्हें यहीं छोड़ देते हैं ना? ना बेटा, ये ना रुकेगा। तू वहाँ चल, गंगा स्नान कर, फिर तुझे समझ आएगी कि दोनों का वहाँ क्या काम है। इन्हें अगर मैं ना ले गया तो तेरी ताई मेरी खटिया खड़ी कर देगी, हैं? मैं और अथर्व कंधे उचकाते हुए जैसे तैसे पीछे फिट हो गए। तब 11 बजे थे। हम ट्रैफिक का सीना चीरते हुए आपस में एक दूसरे को ट्रोल करते हुए टोल टैक्स गेट पर पहुंचे तो पता चला कि योगेश को आगे इसलिए बिठाया गया था कि टोल ना देना पड़े। दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर गाढ़ गंगा नाम का ये छोटा सा गांव अस्थियां विसर्जन का सुपरमार्केट था। दिल्ली एनसीआर के लोग यहीं पर अंतिम क्रिया करवाने आते थे। हम 2 बजे गार्ड पहुंचे थे। ताऊजी की गाड़ी इतनी गर्म हो गई थी कि हमारे पसीने छूटने लगे। अथर बेचारा पीछे बैठे हम चारों बच्चों में सबसे पतला था। भाई उतरने दे, मैं थोड़ी देर और ऐसे बैठा ना तो पॉपकॉर्न बन जाऊंगा।
दोपहर 2 बजे भी वहां जोरदार रौनक थी, जबकि ताऊजी हमें पूरे रास्ते बताते हुए आए थे कि विसर्जन के लिए सुबह 5 बजे निकलना चाहिए था। ताऊजी कहाँ स्नान करना है? यहाँ नहीं, यहाँ बहुत गंदगी है। उधर ओ गंगा पार करके दूसरी तरफ चलेंगे। बीज धारा में विसर्जन हो जाएगा और उस पर जाकर स्नान कर लेंगे, हैं? पर मुझे तो तैरना नहीं आता। ताऊजी मुझे घूरने लगे। अबे गोबर दिमाग, हम नाव से जाएंगे। ओह वाह भैया, आप तो जीनियस हो। कौन बनेगा करोड़पति में ट्राई क्यों नहीं करते? योगेश समझ गया कि मैं टॉन्ट कर रहा था, पर ताऊजी नहीं समझे। अरे ट्राई किया था इसने, 3 सवाल के जवाब देने थे, 2 ही दे पाया बेचारा। वैसे दिमाग का तेज है, पॉलिटेक्निक कर रहा है। अरे पापा रहने दो ना, क्या आप भी कहीं पे भी शुरू हो जाते हो? अरे नहीं बेटा, मैं तो बस बता रहा था कि हर कोई सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ता। कुछ बच्चे वाकई में मेहनत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए। मैं मुस्कुराया। मेरे इशारे की देर थी कि अथर मेरी स्मार्टनेस फ्लॉन्ट करने लगा। ताऊजी आपको पता है पार्थिव क्या कर रहा है? हाँ, आवारागर्दी कर रहा होगा। बहुत अच्छा जोक मारा आपने। पार्थिव सीए कर रहा है। दोनों बाप बेटे मुझे अनोखा जानवर समझ कर देखने लगे। इसके बाद ताऊजी कुछ नहीं बोले और जाके बोट वाले से बहस करने लगे। अरे नहीं भाई, 600 बहुत ज्यादा है, 300 ले और ले चल। हाँ। बोट वाला भी बहस करते करते 400 तक आ गया। ताऊजी ने उसे मना कर दिया। अथर्व और मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा था। योगेश का फेस भी बता रहा था कि उसमें विटामिन आलू की कमी हो गई है। फाइनली 3 बजे हमें एक बोट वाला मिला जो 380 रुपए में जाने के लिए रेडी हो गया। मिडल ऑफ द रिवर जाकर योगेश ने आंखें बंद की और लोटे से अस्थियां गंगा जी में डालने ही वाला था कि मुझसे बोला, पार्थिव इधर आ। इतनी सी बोट है, इसमें इधर क्या उधर क्या, यहीं तो बैठा हूं। इधर आ मतलब आके हाथ लगा, मेरे साथ अस्थियां विसर्जित कर। मैंने भी उस कलश में अपना हाथ टच किया। अथर्व तू भी आजा। अब हम तीनों कभी खुशी कभी गम के अमिताभ, शाहरुख और ऋतिक की तरह एक ही कलश को पकड़कर गंगा जी में विसर्जित करने लगे। हम तीनों ने आंखें बंद कर ली। मुझे मेरे बाप का चेहरा दिखाई देने लगा। योगेश को शायद फाइनल क्रीमेशन ग्राउंड दिख रहा था। अथर को वो सैलरी दिखने लगी जिसका वादा मेरे बाप ने किया था। कलश भी गंगा जी में डालकर हम घूमे ही थे कि ताऊजी ने नया ऑर्डर दे दिया। बेटे, ये कट्टा भी बहा दे। ये गोली चलाने वाला कट्टा नहीं था। दिल्ली में हम लोग प्लास्टिक की बोरी को भी कट्टा कहते थे। इस कट्टे में वो सारी राख थी जो फूल चुनने यानी अस्थियां चुनने के बाद बची थी। ये तो बहुत भारी है यार। संभाल के बेटा, पूरा कट्टा फेंक मत दियो, धीरे धीरे खाली करियो, हैं? हम तीनों ने मिलकर ये फाइनल काम भी किया। मुझे अपनी बॉडी में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। कैसे एक पूरा का पूरा जल्लाद टाइप आदमी एक छोटी सी बोरी में फिट हो गया था। डेथ कितनी फैसिनेटिंग आइटम थी। हम रिवर क्रॉस करके उस साइड पहुंचे जहां ना के बराबर भीड़ थी। वहां एक छोटी सी दुकान पर साबुन, तेल, कंघी और शैम्पू भी मिल रहा था। अथर, मैं और योगेश तीनों ने ही शैम्पू और साबुन लेने से मना कर दिया। नहाने के बाद तो और जोर से भूख लगने लगी। हम वापस उस भीड़ वाले शोर पर पहुंचे तो अथर मेरे कान में बोला, यार पार्थ, एक बात बता, बोट वाले से बार्गेनिंग किसने की? ताऊजी ने। कलश हाथ में लेकर कौन आया? योगेश आया। और ये कट्टा नाव के अंदर किसने रखा? तूने और बोट वाले ने रखा। विसर्जन किसने किया? योगेश ने। मैंने और तूने किया। क्यों? अच्छा, जिसकी डेथ हुई वो बाप किसका था? मेरा बाप था, पर पॉइंट क्या है? अबे जब इन्होंने कुछ करना ही नहीं था तो ये साले डबल डेकर चंगू मंगू क्या रिवर राफ्टिंग के लिए आए थे यहाँ पे? अबे हाँ यार, ताऊजी बोले थे कि इन दोनों आदमी को मैं क्यों ले जा रहा हूँ ये वहीं जाके पता चलेगा। अगर नहीं ले गया तो इनकी माँ मेरी खटिया खड़ी कर देंगी। एग्जैक्टली, जाके पूछ कि क्यों आए हैं ये लोग। ताऊजी तब कुछ कन्याओं को 10-10 के नोट बांट रहे थे। योगेश उनके पास खड़ा कबूतरों को दाना डाल रहा था। वो 2 छोटे हाथी जैसे बच्चे, जिनका मैं नाम पूछना तक जरूरी नहीं समझता था, वो एक दूसरे की सेल्फी ले रहे थे। मैं ताऊजी के पास गया। ताऊजी, आप बताने वाले थे कि ये दोनों यहाँ क्यों आए हैं, बताइए। ताऊजी ऐसे उछले जैसे कुछ भूला याद आ गया। अरे हाँ, आओ तुम सब, चलो बच्चों। ताऊजी आगे कच्ची कॉलोनी की तरफ जाने लगे। हम भी बतख के बच्चों की तरह उनके पीछे पीछे चल दिए।